स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। आज का पेपर होने वाला है जो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको आरआरबी ग्रुप डी का पेपर जो हुआ था 30 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें अप्रोच बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं इस चैनल में सभी तरीके के रेलवे की तैयारी कराता हूं और पेपर भी सॉल्व कराता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन कैलेंडर का है, तो कैलेंडर के लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी ट्रिक आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, सैटरडे। 12 मई 2017 2017 को कौन सा दिन होगा ये फाइंड करना है। तो 1 अप्रैल में हम अगर 29 दिन और जोड़ दें अप्रैल का तो 30 अप्रैल आ जाएगा। 29 दिन और जोड़ना पड़ेगा और 12 दिन मई के 12 दिन मई के जोड़ेंगे तो 12 मई 2017 आ जाएगा। तो 12 दिन इसके और जोड़ना पड़ेगा। अब इस शनिवार में अगर हम 29 दिन और 12 दिन जोड़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, हर संडे के बाद 7 दिन के बाद संडे फिर आएगा, ऐसे ही हर दिन के साथ आता है। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए और जो इसका रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो लिख लीजिए। तो 7 चौके 28, तो एक रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। और इसे 7 से डिवाइड करें तो 7 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5। तो ये हो गया। ये 29 की जगह हम 29 और 12 की जगह हम जोड़ेंगे इसमें 5 और 1 6, तो 6 इसमें हम जोड़ देंगे। तो शनिवार में अगर हम 6 जोड़े और शनिवार को हम जो लिखते हैं, संडे को, संडे का जो कोड होता है वो होता है 0। ऐसे ही मंडे का जो कोड होगा वो होता है 1। ऐसे एक एक बढ़ता जाएगा। तो सैटरडे का जो कोड होता है वो आ जाता है, सैटरडे का जो कोड आएगा वो आ जाएगा 6। तो 6 सैटरडे का और 6 ये आ जाएगा 12। 12 को हम फिर 7 से डिवाइड कर दें तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा 5 और ये कोड बच्चा 5। तो ये है फ्राइडे का तो ये हो जाएगा फ्राइडे। तो 12 मई 2017 को फ्राइडे होगा, शुक्रवार शुक्रवार होगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। औसत का क्वेश्चन है ये। इसमें मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल करने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर दिया जाता है ये 35 छात्रों में, तो शिक्षक की आयु सभी की आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, जो उनका औसत होगा वो बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो अगर शिक्षक की आयु 15 वर्ष की होती, जो इनका औसत था, ये 35 छात्रों का औसत था, ये अगर 15 वर्ष की होती तो इनका जो औसत होता वो वही होता। लेकिन औसत अब जो है वो बढ़ जा रहा है, कितना, 1 वर्ष। ये 1 वर्ष कितने लोगों में बढ़ेगा, 35 तो ये थे और एक शिक्षक ये हो जाएगा, तो 36 लोगों में एक एक वर्ष बढ़ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी शिक्षक की आयु। ये टोटल जो हो जाएगी वो शिक्षक की आयु हो जाएगी। तो 15 ये और 36 ये, तो ये आ जाएगा 51 वर्ष। 51 साल इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनुपात का क्वेश्चन है। ये अनुपात और समानुपात में दिया हुआ है इसका रिलेशन। ये है 49/x और इसे हम लिख सकते हैं x/81। एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 × 81। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट 49 का कितना आएगा 7 और 81 का आ जाएगा 9। 9 सते 63, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। एक कंडीशन इसमें और दी हुई है, एक रिलेशन, ये है 64/y और समानुपात y/169। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 64/y और ये हो जाएगा y/169। तो ऐसे ये आ जाएगा जैसे इसे हमने निकाला था। तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पहले y स्क्वायर की निकालें, ये हो जाएगा 64 × 169। तो y निकालें, 64 का स्क्वायर रूट लें 8 और
169 का लें तो यह आ जाएगा 13, 13 अट्ठे 104। और इसमें फाइंड क्या करना है, x और y दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2x प्लस 3y का मान निकालना है। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो 2 गुणे 63 और 3 गुणे 104, सॉल्व कर ले तो 126 और ये हो जाएगा 4 3 12, 312 और 26 12 38 और 3 1 4, 438 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मान निकालना है ये, तो बॉड मास का क्वेश्चन है ये। बॉड मास ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन। तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो पहले इसे सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 78, 34 ऐसे लिख दें। और 213 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 7 21 और 3 एक कम, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 71 माइनस 51। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन, एडिशन करेंगे। तो 71 घटाएं 71 जोड़े इसमें, तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 4 1 5 और 7 3 10 जीरो, ये आ जाएगा 9 7, 7905 और 51 इसमें से घटा लें, तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 7854। 7854 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो न तो संख्या पता है, न तो भाजक पता है, तो वो संख्या मान लें, नंबर, नंबर मान लेते हैं। वो नंबर जो है वो है x, और न तो भाजक पता है, डिवाइजर, तो डिवाइजर भी मान लें। भाजक तो डिवाइजर मान लें y है। तो जब x को y से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो आता है वो आता है 16। आप कह रहा है कि जो मूल संख्या होगा, ये जो नंबर हमने x मानी है, इसको अगर 2x से डिवाइड करेंगे y से, तो इसका रिमाइंडर अब आएगा जो है वो 3 आएगा। इसमें y की वैल्यू पूछी गई है, y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम निकालें, तो इसमें जो डिविडेंड होगा, इसका जो भागफल होगा वो मान लेते हैं भागफल। भागफल जो है वो मान लें, अगर a है तो नंबर क्या हो जाएगी, तो नंबर हो जाएगी भागफल गुणे भाजक, भाजक y है, और रिमाइंडर इसमें जुड़ जाएगा, जो शेषफल है वो इसमें जुड़ जाएगा। रिमाइंडर क्या है 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए वाई प्लस 16, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें वैल्यू रखें x की, ये जो वैल्यू आई है तो ये हो जाएगा 2ay प्लस 32 बटे y। अब यहाँ से अगर हम y से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर 3। तो इसे डिवाइड करें, तो 2ay को अगर हम y से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। बचेगा केवल 32, 32 को y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा 3। अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें इस नंबर में घटा लें, 32 में अगर हम 3 को घटा दें तो ये पूरी की पूरी जो नंबर होगी वो y से डिविजिबल हो जाएगी, डिविजिबल होगी। तो इसको हम घटाएं, ये हो जाएगा 29, 29 बटे y। तो मतलब ये जो 29 है वो y से डिविजिबल होगा, तभी ये रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि हमने 3 यहाँ पे घटा लिया। तो 29 को किससे हम डिवाइड करेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो 29 को या तो 29 से डिवाइड करें या तो 1 से डिवाइड करें, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 भी डिवाइड हो जाएगी। तो 29 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 29 से, तो इसमें y की वैल्यू जाएगी 29। तो यही इसमें पूछा गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या है, ये फाइंड करना है। इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया हुआ है, इसका सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होता है, दो का फार्मूला होता है, वो होता है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये माइनस है, सॉरी, माइनस ए इंटू बी अपॉन, ये हो जाएगा 100।
और ये सभी जो वैल्यू रखी जाएंगी ये रखी जाएंगी परसेंट में। तो दो दो का हम सिंगल बना लें। तो पहले हम 10 और 15 ले लें, तो ये हो जाएगा 10 + 15 माइनस 10 × 15 बटे 100। तो इसे सॉल्व करें तो 10 और ये हो जाएगा 15 25 माइनस ये हो जाएगा 0 0 1.5, तो ये हो जाएगा 23.5%। तो 10 और 15 का जो एकल छूट हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब 23.5 ये एकल बन गई और एक छूट और है इसमें 20%। तो अब इसमें एक बार और फार्मूला लगा दें। तो एक बार और फार्मूला लगाएं तो ए की जगह 23.5 ले लें, प्लस बी की जगह 20 ले लें, और माइनस 23.5 गुणे 20/100। तो अब इस सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो 23 दूनी 46, ये हो जाएगा 4.67 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो 20 और 23 43.5 माइनस ये हो जाएगा 4.7, 4.7 इसमें से घटाएं तो 3.5 कम हो जाएगा, 40, 1.2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 38.8, 38.8% हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 20,000 रुपए की राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर भुगतान किया गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये फाइंड करना है। तो समय दिया हुआ है 1 महीने, 1 साल 4 महीने, इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो क्योंकि अगर इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 1 वर्ष फिर 4 महीने का और निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से लगाते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से इसे लगाएंगे। अप्रॉक्स वैल्यू मेथड क्या है, 1 साल में अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होती, अगर केवल 1 ही साल होता, 1 वर्ष होता, तो इसकी जो चक्रवृद्धि ब्याज होती, जो ब्याज होता वो 7.5% ही होता, 7.5%। अब 1 साल के बाद जो और समय आएगा, 1 साल का तो इतना ही वैल्यू आएगी, जो ब्याज होगी, जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट या कहें कि ब्याज जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। अब जब 1 साल के बाद जो ब्याज मिलेगी वो प्रिंसिपल, जो ये 20,000 रुपए है, ये मूलधन में ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, ये 7.5% इसमें जुड़ जाएगा। अब जो 4 महीने का ब्याज होगा, अब इस पूरे अमाउंट पे लगेगा 4 महीने के लिए 7.5% की वार्षिक दर से। तो अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और फार्मूला से निकालेंगे तो ये भिन्न में आएगा, तो भिन्न में भी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 महीने का ब्याज निकालें, क्योंकि 4 महीने का हमको और निकालना है आगे। तो 1 साल का ब्याज दर दिया हुआ है 7.5, 4 महीने का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 12 महीने का है, 1 साल का है तो 12 से डिवाइड कर दें, तो 4 से इसे डिवाइड करें 3, और 3 से इसे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 2.5%। तो जब अब ब्याज लगेगी, इस पूरे अमाउंट पे ब्याज लगेगी, वो लगेगी 2.5% की ब्याज। तो 7.5 लगभग ये 7.5 तो ये हो जाएगा 7.5%, और 2.5% ये लगभग, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट जुड़ जाएगी तो इसमें कुछ वैल्यू और आएगी, तो ये आएगा लगभग 10%, 10% आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 10% का अगर हम 20,000 का निकाल लें, तो 20,000 का अगर हम 10% निकालें, 10% निकालें 10/100, तो ये हो जाएगा 2 जीरो 1 जीरो, ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2,000, और ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 2,000 में थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी, तो 2,000 से थोड़ा सा ही ज्यादा, ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो वैल्यू दी हुई है, चाहे ऑप्शन 1 की बात करें, चाहे 3 की, चाहे 4 की, ये काफी ज्यादा दी हुई है 2,000 से, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई और अप्रोच लगाएंगे तो आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, जिससे आप अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से ऐसे क्वेश्चन लगा सके। यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो समीकरण निकालना है। तो दो मूल दिए हुए हैं,
मान लेते हैं एक मूल है अल्फा और एक मूल है बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 15 माइनस 16, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +1 ये हो जाएगा एक्स और प्लस अल्फा बीटा निकालें तो 15 गुणे 16 और ये एक माइनस में है, ये हो जाएगा -16। तो 16 पंचे 80, 8 और 16 एकम 16 8 24 240 और ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस में, तो प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू निकालनी है तो दशमलव यहाँ पर है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो 0.5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 और ये ऐसे ही रहेगा 10.6 माइनस, अब यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1.4 और 0.4 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। तो इसे सॉल्व करें तो 10.6 तो ये हो जाएगा 10 पच्चे 50, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 53, 53 माइनस और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 2.8 बटे 4 और ये हो जाएगा 50.2 बटे 4। इसे सॉल्व करें तो अगर ये 50 होता तो 12.5 हो जाता, 0.2 का 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.05, तो 12.55 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक अनुप्रस्थ रेखा, तो समांतर रेखाओं के एक युग्म, तो समांतर रेखा ऐसे बना लें क्योंकि युग्म है तो 2 रेखाएं होंगी। कह रहा है कि एक अनुप्रस्थ रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बनाते हैं। तो ऐसे एक अनुप्रस्थ रेखा होगी तो एक कोण ये हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण है तो यह तो आप इसे ले लीजिए, एकांतर कोण ऐसे हो जाएंगे अंतःकोण, तो एकांतर कोण ये हो जाएगा एक ये और एक ये, दोनों अंतःकोण हो जाएंगे। तो कह रहा है कि यदि कोण ये जो है ये 35 डिग्री है, ये वाला जो कोण 35 डिग्री है ये, तो कोण 2 का माप क्या है, इस वाले कोण का माप क्या है ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब समांतर रेखाएं एक अनुप्रस्थ रेखा से कटती हैं तो उनके जो कोण होते हैं, जो अंतःकोण होंगे वो सेम रहते हैं। तो 35 डिग्री ये है तो 35 डिग्री ये भी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है, यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं वो है बी। तो दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एक संख्या 60 है, दूसरी बी मान रखी है, एलसीएम 1920 है और एचसीएफ 4 है। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0, 6 से इसे डिवाइड करें तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, तो बी की वैल्यू आ जाएगा 32 गुणे 4 128, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे दिया गया है यहाँ पे। तो दो समांतर रेखाएं हैं और एक प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेदित कर रही है। एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग अनुपात दिया हुआ 3:7 है। तो आंतरिक कोण एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, ये छोटा कोण है तो इसे मान लेते हैं इसका अनुपात 3 है और अनुपात में है तो मल्टीप्लायर मान ले x है, तो एक कोण हो जाएगा 3x और दूसरा कोण हो जाएगा 7x। आप कह रहे कि इन दो आंतरिक कोणों के मापों के बीच धनात्मक अंतर क्या है ये फाइंड करना है। तो टोटल एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, ये जो कोण होगा ये पूरा 180 डिग्री का होगा और ये 3x और 7x अगर इसको हम जोड़ दें तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस 7x, तो ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 7 3 10, 10x की वैल्यू अगर 180 डिग्री है
तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, दो आंतरिक कोणों के माप के बीच का धनात्मक अंतर। तो इनके अंतर निकालें तो 7x में 3x घटा दें, 7x में 3x घटाएं तो ये हो जाएगा 4x, और x की वैल्यू 18 डिग्री है तो 18 चौके 72, 72 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण का अनुमानित मान निकालिए कि क्या हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो 17.89, इसे हम लगभग लिख लें 18 है, 0.0123, तो ये लगभग 0 के बराबर है तो -0 0 ही हो जाएगा। और प्लस में 2.21 को हम 2 लिखते हैं गुणे, और इसे हम लिख सकते हैं 3.63 को 3.6 लिख लें। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 18 गुणे ये 3.6 है, 3.5 से बड़ा है तो इसे हम 4 ले लें, और ये 0.5 से छोटा है पूर्णांक दशमलव के बाद, तो इसे हम ऐसे लिख लें। तो 4 दूनी 8, ये प्लस में, सॉरी ये प्लस में था तो ये प्लस आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 ये, और 18 ये, तो 26। तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 26, और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने हैं जब वैल्यू पूछी जाए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं संख्या a और b है, तो a प्लस b की वैल्यू 27 है। एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना, तो अगर हम a को पहली संख्या ले लें तो 5 गुना इसका दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो b के 4 गुना के बराबर हो जाएगी। तो a अपॉन b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 4/5। a और b का रेशियो आ गया है, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, दोनों में से छोटी संख्या क्या है ये फाइंड करना है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू 5 होगी, तो छोटी संख्या तो a होगी, तो a की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो अगर हम टोटल देखें तो 5 4 9, 9 में 4 भाग a का होगा, 4 भाग a का होगा, और टोटल कितना है 27 है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 9 त्रिक 27, 3 और 4 3 12, तो जो छोटी संख्या होगी वो आ जाएगी 12, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक ये फॉल्स वेट का क्वेश्चन है, फॉल्स वेट का, इसे मैं आसान सी ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया हो कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये फाइंड करना है। तो दुकानदार 1 किलोग्राम के बजाय वो 950 ग्राम का उपयोग कर रहा है, और इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वैल्यू हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, 1 रुपए है। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम निकाल लें तो हम इसको आसानी से लाभ निकाल सकते हैं कि कितना लाभ उसे होता है। तो 1 किलोग्राम के बजाय वो 950 ग्राम का उपयोग कर रहा है, तो अगर कोई कस्टमर 1000 ग्राम की वस्तु खरीदता है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी 1000 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत हमने 1 रुपए मानी है, तो 1000 रुपए की कीमत हो जाएगी। तो उसे सेलिंग प्राइस क्या पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो 1000 रुपए पड़ेगा, और वो कितना दे रहा है 950 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम के बदले 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 950 ग्राम वो दे रहा है, तो उसको खरीद कितने की, तो उसको खरीद कितने की पड़ेगी 950 रुपए की। जो 1000 रुपए वाली वस्तु की कीमत होगी उसे तो पड़ेगी 950 की, और बेचेगा किसमें 1000 में। और इसमें दूसरी कंडीशन और दी हुई है कि और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। तो मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से 15% अधिक है। तो जो चीज 1000 रुपए की बेचनी चाहिए थी वो 15% की और बढ़ जाएगी, वैल्यू इसकी और बढ़ जाएगी, इस मूल्य पर बेचता है मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे बेचेगा तो 15% इसमें बढ़ा दें तो आ जाएगा 1150, 1000 का 15% निकालेंगे तो 150, ये हो जाएगा 1150। तो खरीद पड़ रही है 950 की, बेच कितने पे रहा है 1150।
1150 से बेच रहा है तो हम परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1150 में 950 घटाएं तो आ जाएगा 200, और कितने में हो रहा है, 950 में, 950 से डिवाइड, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, और हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करें तो 4, और ये हो जाएगा 19, 400 बटे 19, ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 38, 20 बचा, 19 से कम 19, 1/19, ये इतना परसेंट आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राधा और राम की आयु में 6 वर्ष का अंतर है और उनकी आयु का योग 26 है। तो राधा की मान लेते हैं x, राम की y मान लें, तो x और y का अंतर जो दिया हुआ है ये है 6 वर्ष। कह रहा है कि यदि राधा राम से बड़ी है, राधा की x मानी है, तो राधा में से अगर हम राम की आयु घटा दें तो ये हो जाएगी 6 वर्ष, तो ये आ जाएगा 6, और इनका योग जो दिया हुआ है x प्लस वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा 26। तो फाइंड क्या करना है, तो बड़ी है तो आयु ज्ञात कीजिए, राधा की आयु इसमें निकालनी है, तो राधा की आयु x है तो x की वैल्यू निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो यह आ जाएगा 2x, और 26 6 32 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 16, 16 साल राधा की आयु होगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, तो ये अंडर रूट में है तो पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट में ही अंदर, तो 1 माइनस, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें, अंश में किया है तो हर में भी करना पड़ेगा इसे बैलेंस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन, और 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये अंडर रूट में होगा, ये वाला अंडर रूट में होगा, ये वाला तो बाहर आ गया अंडर रूट से, 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है स्क्वायर रूट से निकालें ये हो जाएगा साइन, तो 1 अपॉन साइन है, तो ये क्या हो जाता है कोसेक ए, और प्लस कॉस ए अपॉन साइन है तो ये हो जाएगा कॉट ए, तो ये इसकी सिंप्लीफाई हो गया, और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, और इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर ये a मान ले हम a, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, a की जो वैल्यू है वो है 42, 42 का क्यूब माइनस 3 इंटू 42, अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए 42 का क्यूब निकालना पड़ेगा, तो 42 का क्यूब निकालने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर जो इसके यूनिट डिजिट दिए हुए हैं सभी में अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम यूनिट डिजिट निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ से अगर हम यूनिट डिजिट निकाल लें तो ये है 42 का क्यूब, तो 2 का क्यूब निकालें तो ये आ जाएगा 8, यूनिट डिजिट इसका 8 आएगा, और इसमें से कुछ घट रहा है तो उसे भी निकाल लें, तो 3 दूनी 6, तो लास्ट डिजिट जो आएगी ये आ जाएगी 8 माइनस 6, ये आ जाएगा 2, तो यूनिट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट जो होगी वो हमेशा 2 आएगी इसे सॉल्व करने पर, तो ये है केवल और केवल ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हम निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप अगर ऐसे 42 का क्यूब निकालेंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप बेटर है कि आप ऐसे ऑप्शंस की हेल्प लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 40 और 50 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत वजन 36 किलोग्राम है और सेक्शन बी के छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसकी मैं एक सुपर ट्रिक बताता हूँ, सुपर ट्रिक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत होती है, कैलकुलेशन बहुत होगी तो कैलकुलेशन गलत होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करना पड़ेगा। 2 सेक्शन है, उनका अलग अलग यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, ए और बी का,
नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर हैं और एवरेज दिया हुआ है। तो हम लिख लें, दो सेक्शन में, एक में 40 है और एक में 50 है, और एक का औसत वजन 36 है और एक का दिया हुआ है औसत वजन 45 है। तो औसत वजन इन दोनों का फाइंड करना है जो कंबाइंड होगा। कंबाइंड का औसत वजन इसमें फाइंड करना है। तो अगर हम 36 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 50 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे और टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल से डिवाइड करने के लिए इतना हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपकी आसान सी ट्रिक बता देता हूँ। कंबाइंड टोटल कितने हो जाएंगे, 40 और 50, 90। 90 स्टूडेंट हैं, तो कंबाइंड का मान लेते हैं, एक मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक मान ले, चाहे 36 मान ले चाहे 45 मान ले। मैं 36 करके ले रहा हूं। तो ये 36 मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज आएगा वो 36 आएगा। तो 36 आने के लिए अब क्या करना है, ये जो 36 एवरेज हमने मान लिया है इसमें से घटा दीजिए, इनमें से घटा दीजिए जो एवरेज है। तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 में से 36 जाएगा तो ये आ जाएगा 9। 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो जीरो में 40 का मल्टीप्लाई जीरो प्लस, और 50 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 50 गुणे 9, और इसका एवरेज आप निकालिए। ये जो एवरेज आएगा अब इसका एवरेज निकालिए। तो 50 गुणे 9, और कितने अब स्टूडेंट हो गए टोटल, ये हो जाएंगे 90। तो एवरेज आ जाएगा यहाँ से जीरो से जीरो, 9 से 9, ये आ जाएगा 5। 5 ये एवरेज आ जाएगा। तो ये जो 5 आया है, तो इसमें जो आपने मान रखा था इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 41। तो 41 जो आया ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं आप फिर से बता देता हूँ आपको अपने क्या किया है। एवरेज अगर ये प्लस में आता है तो इसमें हम जोड़ेंगे, अगर माइनस में आता है तो इसमें हम घटा देंगे। जो जैसा आएगा उसमें हम घटा देंगे या जोड़ देंगे। और यहाँ से अब जो इसका मेन आएगा, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 41। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हैं, 40 और पहले 36 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो भी यही आंसर आएगा। आप बेटर है ऐसे आप क्वेश्चन कर लें। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। तो एक संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। तो दो भाग में डिवाइड किया जाता है। मान लेते हैं एक संख्या x है, एक संख्या हो जाएगी 10, x प्लस 10। दोनों भाग का अनुपात 4:3 है। तो 4:3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बटे एक्स इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू निकालें तो इधर जाएगा 3x, इधर घटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 30। x की वैल्यू आ गई 30, और प्रारंभिक संख्या इसमें फाइंड करना है। प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी, हमने मान रखी थी x और x प्लस 10, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये विभाजित किया जा रहा है। इन दोनों को जोड़ दें तो 2x प्लस 10, ये हो जाएगी प्रारंभिक संख्या। x की वैल्यू रख दें तो 30 दूनी 60 और 10 70। 70 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी पहले बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस तरह लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में आम के पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या क्या है ये फाइंड करना है। पंक्तियों की संख्या फाइंड करनी है, मान लेते हैं वो है x। तो इसमें कहा क्या गया है, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे x पंक्ति है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही x पंक्ति है, x संख्या तक x पंक्ति है। तो उसमें एक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी पंक्तियां हैं, मतलब x पेड़ भी होंगे इसमें ऐसे। तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x पंक्ति है और x पेड़ है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, x गुणे x। तो टोटल जो पेड़ों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है 21,025, और यही इसमें x की वैल्यू पूछी गई है क्योंकि पंक्तियों की संख्या इसमें पूछी गई है। तो x निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 21,025 का स्क्वायर रूट ले लें तो दो दो का पेयर बनाए, ये हो जाएगा एक, यहाँ पे बचेगा एक, एक कम एक, ये आ जाएगा एक, यहाँ पर बचेगा एक आ गया,
अब एक यही जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 और अब 10 उतरेगा, अब 1 1 2। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जो संख्या यहाँ पर लिखनी है वही संख्या से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 23 या 69, 24 चौको 96, 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा, 24 लेना पड़ेगा। तो 24, तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम जोड़ेंगे उसी में। तो 24 चौको 96, तो ये आ जाएगा 96 और ये हो जाएगा 14, 25 ये उतरेगा एक पेयर, और ये हो जाएगा 28 और ये 4 ऊपर जाएगा। और अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वही से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 28 पंचे 140, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1425, ये आ जाएगा 0, ये हो गया। तो 145 इसका वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 145, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। और जो दूरी है वो किलोमीटर में दी हुई है ऑप्शन में। तो डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, टाइम टाइम है मिनट में, तो इसे हम घंटे में बना ले, 36/60 हो जाएगा। तो अब जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी किलोमीटर में। तो इसे सॉल्व करें तो 6 यहाँ 10, 6 पंचे 30, 30/10 दिया जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ये समानुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे पहले हमने किया था, तो इसे भी लिख सकते हैं 144/b और ये इक्वल टू b/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर आ जाएगा 36 गुणे 144। b की वैल्यू निकालें तो 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, इसका स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12×6 = 72, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक बेलन का आयतन फाइंड करना है जिसके आधार की त्रिज्या, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है हाइट 7 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा बेलन का, सिलेंडर का, ये हो जाएगा πr²h। और ये जो वैल्यू फाइंड करनी है ये पाई में फाइंड करनी है, तो पाई की वैल्यू हमें रखने की जरूरत नहीं है। पाई आर की वैल्यू 5 स्क्वायर हो जाएगा, आर एच एच है 7, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 सत्ते 175, 175 पाई, और ये सभी सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण हैं जिनके मूल ये और ये हैं, तो समीकरण हमें फाइंड करना है। तो मैंने एक इस तरह क्वेश्चन करवाया था आपको, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो 2 और 4 6 √3 और माइनस √2 √3, तो यह आ जाएगा 6 माइनस √3, x² माइनस और ये हो जाएगा 6 माइनस √3x, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो 2 प्लस √3 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3। तो इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 2 प्लस √3, तो यहाँ पे कॉमन लें तो बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 माइनस √3, और ये कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इसे सॉल्व करें तो 4 में से 3 गया 1 2 आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0, ये इसका इक्वेशन आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक किताब टाइप करनी है, अकेले काम करते हुए ए उसे 15 दिनों में, तो ए अगर करेगा तो 15 दिन लगेगा, बी करेगा तो 12 दिनों में टाइप करता है, बी 12 दिनों में, सी 20 दिनों में, सी अगर करेगा तो 20 दिन लगेंगे, और डी उसे 8 दिनों में कर सकता है, डी जो करेगा 8 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि यदि ए और डी मिलकर टीम सन और बी और सी मिलकर टीम मून और ए और सी मिलकर टीम रेड बनाते हैं, तो कौन सी टीम
किताब टाइप करने में सबसे कम समय लेगी, ये फाइंड करना है। तो टोटल वर्क निकाल लें, सभी का टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। 15, 12, 20 और 8 का एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 120। ये आ जाएगा वर्क। और इफिशियंसी और निकाल लें कि एक दिन का काम इनका कितना है। ये हो जाएगी इफिशियंसी, 15 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 15 दिन में अगर 120 काम करते हैं, या कहें कि 120 पेज ये टाइप करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 15 8 20, 8 आ जाएगा। ऐसे इसका निकालें तो 10 आ जाएगा। 20 से इसे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, और 8 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15। अब हम निकाल लें टीमों का समय निकाल लें। तो सन जो टीम होगी वो कौन कौन मिल रहे हैं? ए और डी मिलके। टोटल वर्क है 120। सन में ए और डी हैं, तो इनकी इफिशियंसी जोड़ के डिवाइड कर दें, वही हो जाएगा इसका समय। तो ए का 8 इफिशियंसी है और डी का 15, तो 15 8 23। 23 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा दिन में। तो जो समय लगेगा सन टीम को, ये लगेगा 120/23 दिन। अब मून का निकालें। मून टोटल वर्क 120 है। मून में कौन कौन है? बी और सी। बी एक दिन में 10 पेज टाइप करेगा और सी करेगा 6। तो 10 और 6 16, 16 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा इसका समय। ऐसे ही टीम रेड का करें, निकालें समय। तो टीम रेड में है ए और सी। ए 8 का ए का इफिशियंसी 8 है और सी का 6 है, तो 8 6 14, तो 120/100 ये हो जाएगा 14 दिन। सभी में न्यूमरेटर के जो नंबर हैं वो सेम है, अंश के जो नंबर हैं वो सेम है। तो ये जो नंबर होगा, ये जो हर में नंबर होगा, जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा उसका समय जो होगा वो सबसे कम होगा। तो सबसे बड़ा नंबर किस में है? इसमें 23 है, इसमें 16 है, इसमें 14 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी में सबसे कम समय आएगा। तो जो सन टीम होगी उसे सबसे कम समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा। ये इसमें फाइंड करना था, और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।